अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू के डी पॉडकास्ट। आज का मेरा टॉपिक पाक अफगान क्राइसिस है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो उसे मैंने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वार ऑन टेरर एंड करंट सिनेरियो। सबसे पहले मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता हूँ। 1947 से जब से ही पाकिस्तान बना है, सबसे पहले जो अपोज करने वाला मुल्क था वो अफगानिस्तान था। सबसे पहले ईरान ने एक्सेप्ट किया था और अफगानिस्तान ने अपोज किया था। अब अफगानिस्तान ने रीज़न क्या दी थी? अफगानिस्तान ने एक ही रीज़न दी थी, ये जो ड्यूरल लाइन है इसे हम इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम नहीं करते, क्योंकि ये जो पूरा बेल्ट है ये पश्तून बेल्ट है। एक साइड से भी पश्तून रहते हैं और दूसरी साइड से भी, इसलिए लोगों के आपस में ताल्लुकात हैं, इसलिए हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। और दूसरा ये कि इसे अफगानिस्तान के साथ मिला दिया जाए जो पाकिस्तान के कुछ हिस्से थे। और इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात कशीदा हो गए। उसके कुछ सालों बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तिजारत शुरू हुई, जो कि एक अच्छी खासी तरक्की की राह पर थी। इसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात बेहतर हुए। अच्छा, अफगानिस्तान को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले अफगानिस्तान के बारे में जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर किस तरह के लोग हैं। सबसे पहले तो अफगानिस्तान में पश्तून लोग हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं एंड उज़्बेक हैं। यहाँ जो नैरेटिव पेश किया जाता है कि सिर्फ वहाँ पर अफ़गान ही हैं, पश्तून हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, बहुत सारी कौमें वहाँ पर रहती हैं। अफ़गानिस्तान को वार ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर सालों साल जंग लड़ी है लोगों ने। इसके बाद रशिया उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल था। रशिया को गर्म हवा, गर्म पानी की ज़रूरत थी। इस वजह से वो अफ़गानिस्तान पर हमला कर देता है और अफ़गानिस्तान को शिकस्त देने की कोशिश करता है। जैसे ही जंग शुरू होती है, बहुत सारे अफगानिस्तान के आम शहरी पाकिस्तान की तरफ आते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। उन रेफ्यूजीज को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका सपोर्ट करता है, उन्हें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ट्रेन करता है और वापस रशिया के साथ मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान में भेजता है। और अफगानिस्तान में रशिया को शिकस्त देने के लिए एक बड़ा इंसिडेंट ये भी होता है कि उस टाइम रशियन सोल्जर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सोल्जर्स एक अफगानी गांव में जाते हैं, वहां पर एक औरत को उठाते हैं और हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, वहां उसे रेप करके वहीं से फेंक देते हैं। तब ये अफगान फैसला करते हैं कि ये जंग हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, और इसके कुछ ही अरसे बाद अफगानी ये जंग जीत जाते हैं और रशियंस को शिकस्त होती है, उन्हें वापस अपने मुल्क जाना पड़ता है। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर एक तालिबान की हुकूमत आती है और कुछ ही अरसे की वो तालिबानों की हुकूमत होती है, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद दुनिया में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है जिसे 9/11 कहा जाता है। 9/11 होने के बाद अमेरिका ये ऐलान करता है कि हम सारे टेररिस्ट ग्रुप जितने भी हैं उन पर हमला करेंगे और उन्हें ख़त्म करेंगे। इस वजह से वो अफगानिस्तान पर हमला करता है और पाकिस्तान को भी ये कहा जाता है कि अपनी साइड क्लियर करें। पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उस टाइम सैंक्शन लगी हुई थी और पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो किसी ऐसे पावरफुल कंट्री के आगे खड़ा हो जाए। लेकिन पाकिस्तान बैकडोर उन मुजाहिदीन की ट्रेनिंग करता रहा जो पाकिस्तान के अंदर थे और उन्हें वापस भेजता रहा अफगानिस्तान में, ताकि वो अमेरिका के साथ जंग लड़ते रहें। 2001 के बाद जब अमेरिका वहां पर आता है, बहुत सारे मासूम लोगों की जानें जाती हैं और उसके बाद वार ऑन टेरर स्टार्ट होता है। वार ऑन टेरर पाकिस्तान में भी आ जाता है। पाकिस्तान में भी रोजाना की बुनियाद पर बम धमाके और भत्ताखोरी और इस तरह के बहुत ज्यादा इंसिडेंट होने लगे। इसमें पाकिस्तान को 80 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से नुकसान उठाना पड़ा और 90,000 लोगों की, मासूम शहरियों की जानें गई हैं। इसमें पाकिस्तान में बहुत बड़े इंसिडेंट हुए, जैसे कि लाल मस्जिद, एपीएस अटैक। इस मौके का फायदा उठाते हुए इंडिया भी ये चाहता था कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशन बेटर हो। उसने वहां पर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उनको प्रमोट किया, वहां पर हॉस्पिटल बनाए, वहां पर स्कूल बनाए और इस तरह के बहुत सारे उन्हें चीजें फराहम की कि वहां पर अफगानी जो रहते हैं उनका एक माइंड डाइवर्ट किया जाए और पाकिस्तान के बजाय वो हमारा साथ दे। पाकिस्तान ने भी अफगानियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, रहने के लिए जगह दी और
بہت سارے افغانی آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن جو افغان گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ٹل ٹو ورڈز انڈیا ہوتی ہے، کبھی وہ پاکستان کے حق میں بیان دے دیتے تھے اور کبھی انڈیا کے حق میں۔ امریکہ کافی سال وہاں جنگ لڑتا رہا، لیکن امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملی، تو امریکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ آسانی سے یہاں سے واپس جائے، تو اس کے لیے پاکستان ایک اہم الائے تھا جو افغان اور امریکنز کے درمیان ڈائلاگ کروا سکتے تھے۔ 2 سے 3 ڈائلاگ ہوئے ہیں، ایک دوحہ اور ایک سعودی عرب میں ڈائلاگ ہوا ہے۔ 2 سے 3 ٹیبل ٹاک کے لیے پاکستان نے افغانیوں کو راضی کیا، وہ راضی بھی ہوئے، اور آخرکار 2020 میں ایک ایگریمنٹ ان کے درمیان طے پایا جس میں وہ آہستہ آہستہ ایگزائل کریں گے امریکہ والے، اور اس کے بدلے میں بہت ساری آرگنائزیشن امریکنز جو افغانیوں کو سپورٹ کریں گی اور انہیں فنڈ کریں گی، کیونکہ وہاں پر انفراسٹرکچر کا بہت زیادہ برا حال ہے اور وہاں پر اکانومی کے حوالے سے بہت بری سچویشن تھی۔ آخرکار امریکہ کو وہاں سے شکست ملتی ہے اور 2020 کے اندر وہاں سے وہ ایگزائل کر جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں کرنٹ سینیریو کی طرف، جو 47 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان کے اندر تھے، ان کی کیا سچویشن ہے۔ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی افغان ریفیوجیز کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ یا ڈاکومنٹ نہیں ہے تو ہم اسے پاکستان کے اندر نہیں رہنے دیں گے، اور پاکستان نے 36,000 آئی ڈی کارڈ پاکستانی بلاک کیے ہیں، جو کہ افغانی لوگ تھے، انہوں نے پاکستانی آئی ڈی کارڈ بنائے ہوئے تھے، اور پاکستان انہیں 2 مہینوں کا ٹائم دیتا ہے۔ جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے وہ جا کر پہلے افغانستان کے اندر اپنے ڈاکومنٹ بنوائیں اور بعد میں پاکستان میں میڈیکل کی غرض سے یا کسی بھی غرض سے آ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ سٹیپ بہت اچھا تھا، کیونکہ وہ لوگ یہاں پر بہت ساری غلط ایکٹیویٹیز کر رہے تھے اور اس طرح کے سلیپر سیل بنے ہوئے تھے راہ کے، اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔